हेलो 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 मेरे बच्चे, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एट योर होम। घर पे सब कैसे हैं? बढ़िया। अंकल आंटी जी ठीक है, घर वाले ठीक है। सो आज मेरे बच्चे, ये CMSL का वन शॉट है, इंटरमीडिएरी चैप्टर का। ये चैप्टर आपके पेपर में 5 से 10 नंबर का आता है। मतलब फर्स्ट केस स्टडी भी इस चैप्टर से आ सकती है और बीच का क्वेश्चन भी इस चैप्टर से आ सकता है। इजी चैप्टर है तो फटाफट से हम इस चैप्टर को रिकवर करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं रजे, जो भी ये वन शॉट के नोट्स हैं ये आपको साध्य बैच में मिल जाने वाले हैं। आपको PW ऐप पे जाना है, इस बैच में इनरोल करना है। दिस इज फ्री 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 ऑफ कॉस्ट एंड यू विल बी गेटिंग ऑल द नोट्स देयर। क्लियर है? और ये याद रखना, ठीक है। तो आइए लेट अस स्टार्ट विद इंटरमीडिएरीज। सेबी रजिस्टर्ड इंटरमीडिएरीज, ये जो पेपर है, ये जो चैप्टर है, ये 5 मार्क्स का ना आराम से, लाइक विद एन ईज आपके एग्जाम्स में आ सकता है। अब इस चैप्टर में जो जरूरी चीज है वो सिर्फ ये है कि आपको इंटरमीडिएरीज के बारे में पढ़ना है। आपको किनके बारे में पढ़ना है मेरे बच्चे? इंटरमीडिएरीज के बारे में पढ़ना है। टोटल अगर आप देखो 12 से 13 इंटरमीडिएरीज है। अच्छा, जिसमें डिबेंचर ट्रस्टी तुम ऑलरेडी पढ़कर आए हो, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स भी तुम ऑलरेडी पढ़कर आए हो, तो वो हम माइनस कर देते हैं। मतलब 10 से 11 इंटरमीडिएरीज। और ऐसे ही है कि बच्चे आपके एग्जाम में यहां से सवाल आएगा ही आएगा। मतलब एक सवाल तो इंटरमीडिएरी से श्योर शॉट है। मैम इंटरमीडिएरीज जैसे मेरे बच्चे, जैसे हम मर्चेंट बैंकर के बारे में पढ़ते हैं, यस और नो। उसके बाद हम कस्टोडियन के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद हम बैंकर टू इशू के बारे में पढ़ते हैं, यस और नो। ये सारे इंटरमीडिएरीज हैं। उसके बाद हम किसके बारे में, ओ भाई एक मिनट रुक जाओ, कहां गया, यस। उसके बाद रजे वी टॉक्ड अबाउट शेयर ट्रांसफर एजेंट, रिसर्च एनालिस्ट, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स। ये सारे इंटरमीडिएरीज है। लॉ मेकर कहता है शिवानी हर इंटरमीडिएरी की रेगुलेशन अलग है। जैसे मर्चेंट बैंकर की सेबी मर्चेंट बैंकर रेगुलेशन 1992, सेबी कस्टोडियन रेगुलेशन 1996। इस तरीके से रेगुलेशंस अलग है। तो रेगुलेशंस अलग हैं, सबके काम अलग हैं। किसी की नेटवर्थ क्राइटेरिया भी है, जैसे मर्चेंट बैंकर कम से कम 5 करोड़, ये सो नो। और रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं। तो हमें हर मर्चेंट बैंकर के बारे में ये सारी चीजों की नॉलेज होनी चाहिए। मैम मतलब ये तो बहुत ज्यादा होगा पढ़ने में? नहीं, पढ़ने में ज्यादा नहीं है, बहुत ही इजीली तुमने इसको कर देना। बट मर्चेंट बैंकर बनने के लिए क्या सेबी के पास रजिस्टर्ड होना जरूरी है? द आंसर इज यस। आप सेबी के पास अपनी एप्लीकेशन लेकर जाओगे, सेबी जो है एप्लीकेशन को वेरीफाई करेगी और अगर सही लगता है तो आपको रजिस्टर कर लेगी एज इंटरमीडिएरी। अब आप बताओ, वो लॉ मेकर कह रहे हैं शिवानी इंटरमीडिएरीज क्या होते हैं? इंटरमीडिएरीज आर द सर्विस प्रोवाइडर्स एंड आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। मतलब आपके फाइनेंशियल सिस्टम का एक इंटीग्रल पार्ट है, क्योंकि सारी जो सर्विसेज हैं, जैसे अब मुझे अगर ट्रेडिंग करनी है तो ब्रोकर से ही तो आती है, शेयर डिपॉजिटरी ही तो कन्वर्ट करता है, डीपी के थ्रू ही तो देता है, यस और नो। कंपनी जब इशू लाती है तो लीड मैनेजर मर्चेंट बैंकर ही तो होता है। जिस बैंक में एप्लीकेशंस आती है उसे बैंकर टू इशू ही तो बोलते हैं। कितनी एप्लीकेशन आई, जो सारा हिसाब किताब देता है उसे रजिस्ट्रार ऑफ शेयर्स या फिर उसे शेयर ट्रांसफर एजेंट ही तो बोला जाता है। जो शेयर्स अपने पास रखता है उसे कस्टोडियन तो बोलते हैं। जो आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस देता है, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। जो आपके पैसे को मैनेज करता है, जो पोर्टफोलियो को मैनेज करता है, उसे पोर्टफोलियो मैनेजर। मतलब जो फाइनेंशियल सिस्टम की बात करते हैं तो बिना इंटरमीडिएरी के फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो रहेगा ही नहीं। प्राइमरी मार्केट के इंटरमीडिएरीज कौन कौन से हैं? जैसे मर्चेंट बैंकर हो गया, डिबेंचर ट्रस्टी हो गया, उसके बाद अंडरराइटर हो गया, बैंकर टू इशू हो गया, शेयर ट्रांसफर एजेंट हो गया, रजिस्ट्रार टू इशू हो गया। ये सारे क्या है मेरे बच्चे? प्राइमरी मार्केट इंटरमीडिएरीज। ये क्या है रजे? प्राइमरी मार्केट इंटरमीडिएरीज। एंड सेकेंडरी मार्केट इंटरमीडिएरीज जैसे ब्रोकर है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स है, शेयर ट्रांसफर एजेंट। अब ब्रोकर है, ब्रोकर का रोल ही शेयर इशू करवाने के बाद आता है, यस और नो। डीपी का रोल ही शेयर इशू करवाने के बाद आता है। तो लॉ मेकर कह रहे हैं ये है सेकेंडरी मार्केट एजेंट, बट आपको ऐसे याद नहीं रखना।
अब सबसे पहले हम बात करते हैं मर्चेंट बैंकर की। अच्छा, मर्चेंट बैंकर ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है। हर इंटरमीडिएरी की आपको क्या चीजें याद रखनी है? देखो, जब आप किसी भी इंटरमीडिएरी के बारे में बात करो तो सबसे पहले तो आपको उसकी जो रेगुलेशंस है वो याद रखनी है। अगर कोई नेटवर्थ क्राइटेरिया है वो, फिर आ जाएगी उसकी डेफिनेशन, और फिर उसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये चार चीजें हैं मेरे बच्चे जो आपको याद रखनी है। डेफिनेशन, रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम ही होती है, तो कुछ भी लिख कर आ सकते हो, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको एक और करवाऊंगी, जर्नल ऑब्लिगेशंस, जिसे हम बोलते हैं जर्नल रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या बोलते हैं जिसे? जर्नल रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो लॉ मेकर कह रहा है, शिवानी सुन, सुनना ध्यान से। लॉ मेकर सिर्फ इतनी सी बात बोल रहा है कि भाई देख, मेरी बात बहुत आराम से सुन, जितनी भी सारी इंटरमीडिएरीज है, जितनी भी क्या है सारी इंटरमीडिएरीज, उनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम है, A to Z सेम। तो अगर जर्नल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आए तो जो मैं आपको लास्ट में करवाऊंगी आप वो करोगे, ठीक है। अब आइए, वी टॉक अबाउट मर्चेंट बैंकर। अच्छा, मर्चेंट बैंकर बेसिकली वी कैन कॉल इट अ लीड मैनेजर, यस और नो। और इसको हम बोलते थे मैनेजर टू इशू, अगर आपको याद हो। क्या बोलते थे मेरे बच्चे? मैनेजर टू इशू। क्या बोलते थे? मैनेजर टू इशू। लॉ मेकर कह रहा है कौन सी रेगुलेशन लग रही है? सेबी मर्चेंट बैंकर रेगुलेशन 1992। कौन सी रेगुलेशंस लग रही है रजय? सेबी मर्चेंट बैंकर रेगुलेशन 1992। नेटवर्थ कितनी है? एट लीस्ट 55 करोड़, सॉरी, नेटवर्थ कितनी? एट लीस्ट 5 करोड़। मर्चेंट बैंकर का रोल क्या है मेरे बच्चे? सबसे पहला तो हेल्प्स कंपनी ब्रिंग आईपीओ, एफपीओ, राइट इशू, मतलब पूरा इशू ही मैनेज ये कर रहा है ना, यस और नो, पूरा इशू ही मैनेज ये कर रहा है। तो लॉ मेकर कह रहा है इट हेल्प्स कंपनी टू ब्रिंग आईपीओ, टू ब्रिंग एफपीओ, टू ब्रिंग राइट इशू, यस और नो। प्रिपेयर करता है ऑफर डॉक्यूमेंट, यानी प्रोस्पेक्टस की अगर बात करोगे, प्रोस्पेक्टस को प्रिपेयर करता है, सिक्योरिटीज के प्राइस को डिसाइड करता है, और उसके बाद अंडर राइट भी करता है, ठीक है। तो ये सब क्या है मेरे बच्चे? ये मैनेजर मर्चेंट बैंकर की ड्यूटीज है। उसके बाद एडवाइस भी करता है मर्जर पे, टेक ओवर पे, डिसइन्वेस्टमेंट पे। हेल्प करता है कंपनी को टू अरेंज द लोन फ्रॉम द बैंक्स, मैनेज प्राइवेट प्लेसमेंट, एंश्योर ऑल लीगल फॉर्मेलिटीज, ऑल लीगल रिक्वायरमेंट्स आर मेड। मर्चेंट बैंकर जो है वो ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट भी देता है सेबी को। मतलब कहने का क्या है कि मर्चेंट बैंकर नॉर्मल मतलब इशू को मैनेज तो करता ही करता है, साथ में एडवाइजरी सर्विसेज भी देता है। साथ में क्या करता है मेरे बच्चे? एडवाइजरी सर्विसेज भी देता है। तो अगर हम एक बार दोबारा पढ़े तो मर्चेंट बैंकर की ड्यूटीज, रोल्स क्या क्या है? सबसे पहला, हेल्प करता है कंपनी को टू ब्रिंग आईपीओ, to bring FPO, to bring right issue and other kind of issue, private placement, prepare करता है ऑफर डॉक्यूमेंट को, डिसाइड करता है प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज, अंडर राइट करता है सिक्योरिटीज में, उसके बाद एडवाइस देता है मर्जर पे, टेक ओवर पे, डिसइन्वेस्टमेंट पे, हेल्प्स कंपनी टू अरेंज लार्ज लोन्स, मैनेज प्राइवेट प्लेसमेंट, एंश्योर ऑल लीगल रिक्वायरमेंट्स आर मेट, और ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट भी कौन देता है मेरे बच्चे? मर्चेंट बैंकर। कौन देता है? मर्चेंट बैंकर। तो मर्चेंट बैंकर की रेगुलेशन 1992, सभी मर्चेंट बैंकर रेगुलेशन 1992, मिनिमम नेटवर्थ रिक्वायरमेंट 5 करोड़, एंड आपने मतलब पढ़ लिया, ठीक है जी। उसके बाद अगला आता है रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट। सुनना, अब इनकी ना 3 तरीके की एक्टिविटीज होती है, मतलब ये 3 जगह काम पे आते हैं। पहला तो इनकी प्री इशू एक्टिविटीज होती है, उसके बाद जब इशू चल रहा होता है, एट द टाइम ऑफ इशू, और तीसरा पोस्ट इशू, और तीसरा क्या आता है? पोस्ट इशू, ठीक है। तो इनकी बेसिकली यू कैन से दैट ये 3 चीजें होती हैं जो रिक्वायर्ड होती है। सबसे पहला, लॉ मेकर कहता है शिवानी देख, जो रेगुलेशन की बात करें तो इन पे रेगुलेशन कौन सी लगेगी? सेबी रजिस्ट्रार टू इशू
एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट रेगुलेशन 1993, ईयर है मेरे बच्चे 1993। दोबारा कौन सी रेगुलेशंस लगेंगी? सेबी, रजिस्ट्रार टू इशू एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट। दोबारा सेबी, रजिस्ट्रार टू इशू एंड शेयर ट्रांसफर रेगुलेशन 1993। नेटवर्थ, अगर कैटेगरी 1 का एसटीए बनना है तो कम से कम 50 लाख, और अगर कैटेगरी 2 का बनना है तो 25 लाख। कैटेगरी 1 का बनना है तो 50 लाख, कैटेगरी 2 का बनना है तो 25 लाख। अब इनमें ये 3 तरीके की एक्टिविटीज हैं। अच्छा, कभी एग्जाम में आपसे स्पेसिफिकली पोस्ट भी पूछा जा सकता है और प्री इशू भी पूछा जा सकता है। अगर कुछ नहीं पूछा गया, मतलब नॉर्मल एक्टिविटीज पूछी गई हैं, तो ये तीनों लिख कर आओगे। प्री पोस्ट पूछी गई हैं तो आपको फिर देखना पड़ेगा कि प्री कौन सी है और पोस्ट कौन सी है, यस और नो। आइए, सबसे पहले है प्री इशू एक्टिविटीज। तो प्री इशू एक्टिविटीज क्या है? लॉ मेकर कह रहा है कि देखो, क्रिएट सिस्टम, एक सिस्टम बनाना है कि एप्लीकेशन कैसे कलेक्ट होगी, डाटा कैसे हैंडल होगा। मतलब ये लाइजन करेगी बैंकर टू इशू से, यस और नो। वो पूरा सिस्टम लेकर आएगी कि कंपनी इशू लेकर आ रही है तो एप्लीकेशन मनी कैसे कलेक्ट होगी, डाटा कैसे हैंडल होगा। लाइजनिंग विद सेबी एंड स्टॉक एक्सचेंज, सेबी और स्टॉक एक्सचेंज से बातचीत करेगी। प्रैक्टिकल इनपुट्स टू लीड मैनेजर्स, लीड मैनेजर्स को आइडियाज देगी और बताएगी कि इंफॉर्मेशन कैसे फ्लो होगा। ये सारी क्या है? प्री इशू एक्टिविटीज। इशू के टाइम पर कलेक्टिंग एप्लीकेशन डाटा फ्रॉम बैंक, बैंकर टू इशू से एप्लीकेशन डाटा कलेक्ट करेगी, चेक करेगी इन्वेस्टर्स का पैन अकाउंट, डीमैट डिटेल, ऐसा तो नहीं है डुप्लीकेट वो कर दिया एप्लीकेशन। लाइजन करेगी विद क्लाइंट्स एंड इंटरमीडिएरीज। उसके बाद पोस्ट इशू डाटा कैप्चर करेगी, रिकंसाइल यानी मिलाएगी सब कुछ, फैसिलिटेट लिस्टिंग एंड पोस्ट इशू जो सारी चीजें फॉर्मेलिटीज है उन्हें देखेगी, फंड फाइनलाइजेशन करेगी अलॉटमेंट का, रिफंड प्रोसेस करवाने में हेल्प करेगी। ये सारी क्या है? पोस्ट इशू यू कैन से एक्टिविटीज। क्या है रजे? पोस्ट इशू एक्टिविटीज। ठीक है, आ जाओ दोबारा। प्री इशू एक्टिविटी क्या है? क्रिएट सिस्टम फॉर एप्लीकेशन कलेक्शन, फॉर डेटा हैंडलिंग, लाइजन कर रहे हो विद सेबी से, स्टॉक एक्सचेंज से, प्रोवाइड प्रैक्टिकल इनपुट्स टू द लीड मैनेजर्स, इस्टैब्लिश इंफॉर्मेशन फ्लो सिस्टम। उसके बाद ड्यूरिंग इशू कलेक्टिंग एप्लीकेशन फ्रॉम बैंक्स, पैन चेक करोगे, डीमैट चेक करोगे, डुप्लीकेट चेक करोगे, लाइजनिंग करोगे क्लाइंट से एंड इंटरमीडिएरीज से। पोस्ट क्या है? डाटा कैप्चर करना, रिकंसिलेशन करना, लिस्टिंग सही से हो जाए देखना, अलॉटमेंट फाइनलाइज करना, रिफंड फाइनलाइज करना। ठीक है, तो अभी तक हमारे 2 इंटरमीडिएरीज हुए हैं। द फर्स्ट इज मर्चेंट बैंकर, द सेकेंड इज शेयर ट्रांसफर एजेंट। अगला है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। अच्छा, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, लॉ मेकर कहता है कि भाई देखो, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का क्या काम है? मार्केट में अवेयरनेस फैलाना, मार्केट में डिसिप्लिन फैलाना। क्योंकि मान लो कंपनी है रिलायंस, अब रिलायंस की कोई सिक्योरिटी है, रिलायंस की कोई क्या है मेरे बच्चे? सिक्योरिटी। तो भाई साहब बहुत सिंपल सी बात है ना, अगर आप देखो ध्यान से, उस सिक्योरिटी को अगर ए रेटिंग मिली है तो ये एक पॉजिटिव सिग्नल है, कंपनी के लिए भी पॉजिटिव है। अगर सी रेटिंग मिली है, रिस्क है बहुत ज्यादा, तो क्या इन्वेस्टर्स को भी पहले बता दिया रिस्क है? यस। कंपनी को भी ये बता दिया कि भाई साहब हमें तो जी क्या करना है, और इंप्रूव करना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा? इंप्रूव करना पड़ेगा। सो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कौन सी रेगुलेशन लगती है रजे? सेबी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी रेगुलेशन 1999। एक सेकेंड, ओहो भाई साहब किसकी नजर लग गई? उठ जाएगा क्या? उठ जा भाई, उठ जा यार, ये उठ क्यों नहीं रहा है? आ गया। आइए सुनना, कौन सी रेगुलेशंस लगेंगी? सेबी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज रेगुलेशन 1999। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज रेगुलेशन 1999। मिनिमम जो नेटवर्थ है वो कितनी है रजे? 25 करोड़। कितनी है बच्चे? 25 करोड़। जैसे इसके एग्जांपल्स हो गए इकरा, क्राइसिल, केयर, इंडियन रेटिंग्स, ये सारी इसके एग्जांपल्स है। अच्छा, रोल क्या है? आइए
रोल है कि इन्वेस्टमेंट की प्रोटेक्शन हो, ऑब्वियसली, यस और नो, रिस्क असेसमेंट हो, चेक द एबिलिटी ऑफ द कंपनी टू रीपे डेट्स, कि क्या कोई कंपनी डेट्स को रीपे कर पाएगी नहीं कर पाएगी। एक कंपनी है जिसकी बहुत बढ़िया रेटिंग है, मतलब वो कंपनी ऑब्वियसली डेट्स को रीपे कर पाएगी, यस और नो। डिसिप्लिन इंप्रूव हो जाता है, यस और नो। मॉनिटरिंग प्रॉपर तरीके से होती है। इंपॉर्टेंट मूव्स एंड ट्रांसपेरेंसी improves ट्रांसपेरेंसी। बेसिकली ट्रांसपेरेंसी भी क्या होती है, इंप्रूव। ट्रांसपेरेंसी भी क्या होती है रजे, इंप्रूव। तो एक बार दोबारा, ठीक है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन हो रही है ऑब्वियसली। जो इन्वेस्ट कर रहा है, सुनना ध्यान से, जो इन्वेस्ट कर रहा है उसको पहले पता चल रहा है, तो इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन होगी। रिस्क असेसमेंट हो जाएगा, यस और नो। चेक हो जाएगा एबिलिटी की कंपनी डेट्स को रीपे कर सकती है या नहीं। उसके बाद डिसिप्लिन इंप्रूव होगा। कॉन्टिन्यूअस मॉनिटर होगी, क्योंकि अगर किसी कंपनी की क्रेडिट रेटिंग कम है तो वो मॉनिटरिंग में है, यस और नो। और ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, पता चल पाएगा कि कंपनी कैसा कर रही है, कैसा नहीं कर रही। डन। अगला है स्टॉक ब्रोकर्स। अच्छा, स्टॉक ब्रोकर्स कौन होते हैं? जो हेल्प करते हैं ट्रेडिंग में, जो बाइंग और सेलिंग को सेटल करते हैं, वही तो स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं, यस और नो। तो स्टॉक ब्रोकर की कौन सी रेगुलेशन है? सेबी स्टॉक ब्रोकर रेगुलेशन 1992। कौन सी है मेरे बच्चे? सेबी स्टॉक ब्रोकर रेगुलेशन 1992। नेटवर्थ एज स्पेसिफाइड बाय सेबी। मतलब अगर आप देखो ध्यान से, मर्चेंट बैंकर की कितनी नेटवर्थ थी मेरे बच्चे? 5 करोड़ या उससे ज्यादा, यस और नो। उसके बाद शेयर ट्रांसफर एजेंट की कितनी थी? अगर कैटेगरी 1 है तो एटलीस्ट 50 लाख, कैटेगरी 2 है तो एटलीस्ट 25 लाख, ठीक है। उसके बाद हम आ गए क्रेडिट रेटिंग एजेंसी पे। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कितनी थी? एटलीस्ट 25 करोड़। स्टॉक ब्रोकर की अगर आप बात करो तो स्टॉक ब्रोकर की अभी तक कुछ स्पेसिफाई नहीं है, एज स्पेसिफाइड बाय सेबी। जितना सेबी स्पेसिफाई करेगी यार, आप उतना जो है डिपॉजिट करवा देना पैसे। स्टॉक ब्रोकर का रोल क्या है? मतलब अगर आपको हर मर्चेंट बैंकर के रोल के बारे में थोड़ा थोड़ा पता हो तो आप बिना पढ़े भी इस चीज को अच्छे से करके आ सकते हो। बट यस, रेगुलेशंस और नेटवर्थ ये कंप्लीटली पता होनी चाहिए। आइए, रोल्स क्या है? सबसे पहला, एग्जीक्यूशन ऑफ बाय और सेल ऑर्डर। आपने प्लेस किया है, एग्जीक्यूट तो कोई करेगा ना, यस और नो। सो एग्जीक्यूशन ऑफ बाइंग और सेल ऑर्डर, एक्ट एज अ लिंक बिटवीन इन्वेस्टर एंड अ स्टॉक एक्सचेंज। इट प्रोवाइड्स, एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होता है। मेंटेन क्लाइंट के अकाउंट्स, एंश्योर प्रॉपर केवाईसी हो, मैनेज करता है रिस्क ऑफ द क्लाइंट्स एंड एंश्योर डिलीवरी ऑफ शेयर्स एंड पेमेंट, की प्रॉपर शेयर्स की डिलीवरी हो जाए, जिसने शेयर्स खरीदे हैं और जिसने बेचे हैं उसे पेमेंट मिल जाए। दोबारा दोबारा दोबारा, स्टॉक ब्रोकर का क्या रोल है? सबसे पहला, एग्जीक्यूशन ऑफ बाय और सेल ऑर्डर, यस और नो, ठीक है। एक्ट एज अ लिंक बिटवीन इन्वेस्टर एंड स्टॉक एक्सचेंज, प्रोवाइड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, यस और नो, मेंटेन क्लाइंट रिकॉर्ड, एंश्योर केवाईसी, मैनेज रिस्क ऑफ द क्लाइंट्स एंड एंश्योर डिलीवरी ऑफ शेयर्स एंड पेमेंट। उसके बाद सुनना, उसके बाद एक कंसेप्ट आता है क्वालिफाइड स्टॉक ब्रोकर। ये एक नया कंसेप्ट है, यस और नो। क्वालिफाइड स्टॉक ब्रोकर, सो स्टॉक ब्रोकर को सेबी चाहे तो डेजिग्नेट कर सकती है एज क्वालिफाइड स्टॉक ब्रोकर। क्वालिफाइड मतलब देखा जाता है उसके एक्टिव क्लाइंट्स कितने हैं, उसका ट्रेडिंग वॉल्यूम कितना है, वो कितने बड़े स्केल पे ऑपरेट कर रहा है, कितनी क्लाइंट्स कंप्लेंट उसके पास आई हैं, कितने अकाउंट्स नए उसके पास खुले हैं, कितने अकाउंट्स पिछले साल में उससे बंद हुए हैं। मतलब सारे के सारे पैरामीटर्स देख करके, ऐसे नहीं है कोई एक पैरामीटर, सारे पैरामीटर्स, एक्टिव क्लाइंट कितने हैं, अकाउंट ओपन कितना हुआ है, अकाउंट बंद कितने हैं, कितने वॉल्यूम्स में वो ट्रेड कर रहा है, इन्वेस्टर्स उससे कितने ज्यादा खुश हैं, यस और नो, ये सब देखते हुए सेबी मेरे बच्चे डेजिग्नेट कर सकती है किसी स्टॉक ब्रोकर को एज क्वालिफाइड स्टॉक ब्रोकर ऑन द बेसिस ऑफ द एक्टिव क्लाइंट्स, टोटल एसेट्स कितनी है एंड अदर पैरामीटर्स। यहां से सवाल माइट बी पॉसिबल आ सकता है, क्वालिफाइड स्टॉक ब्रोकर, ठीक है। उसके बाद अगला है पोर्टफोलियो मैनेजर्स, जिसे मोतीलाल ओसवाल, राइट। पोर्टफोलियो मैनेजर कि भाई मेरे पास 50 करोड़ रुपए हैं,
मेरे 50 करोड़ रुपए को कहां कहां लगाया जाए, कैसे कैसे लगाया जाए, ये किसका काम होता है? पोर्टफोलियो मैनेजर का, जो मेरे सारे पोर्टफोलियो को क्या कर रहा है मेरे बच्चे? मैनेज। अब पोर्टफोलियो मैनेजर टेक्स केयर ऑफ अ क्लाइंट इन्वेस्टमेंट, क्लाइंट की इन्वेस्टमेंट का ध्यान रखता है। रेगुलेशन कौन सी है? सेबी पोर्टफोलियो मैनेजर रेगुलेशन 2020, सेबी पोर्टफोलियो मैनेजर रेगुलेशन 2020। नेटवर्थ है नॉट लेस देन 5 करोड़, मतलब कम से कम 5 करोड़ तो नेटवर्थ होनी चाहिए। अब पोर्टफोलियो मैनेजर्स दो तरीके के होते हैं, ठीक है? एक होते हैं डिस्क्रिशनरी, एक होते हैं नॉन डिस्क्रिशनरी। डिस्क्रिशनरी मतलब मैंने जिनको पैसा दे दिया, जो अपनी मर्जी से मेरा पैसा लगाएंगे, दैट आर डिस्क्रिशनरी। और नॉन डिस्क्रिशनरी का क्या मतलब हुआ है? कि मैं बताऊंगी कि मेरे पैसे को कहां कहां लगाना है। आपको मैंने 50 करोड़ रुपए दे दिए, आप अपनी मर्जी से शेयर्स खरीद रहे हो, स्टॉक्स खरीद रहे हो, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, यू आर डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो मैनेजर। बट मैंने आपको बताया कि कहां कहां कैसे कैसे लगाना है, दैट इज नॉन डिस्क्रिशनरी। ऑब्वियसली अगर वो डिस्क्रिशनरी होगा तो पैसे भी ज्यादा लेता होगा, क्यों? क्योंकि सारी रिसर्च उसे को करनी पड़ती होगी। तो डिस्क्रिशनरी का मतलब होता है हैज फुल अथॉरिटी इन टेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन, नो प्रायर अप्रूवल ऑफ क्लाइंट इज नीडेड। नॉन डिस्क्रिशनरी मतलब क्लाइंट की अप्रूवल चाहिए, जैसा क्लाइंट बोलेगा उसी तरीके से आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। रोल्स एंड फंक्शंस, अंडरस्टैंडिंग क्लाइंट की नीड, इन्वेस्टमेंट प्लान करना, एसेट एलोकेशन करना, सिक्योरिटी देखना कि किस तरीके से सिक्योरिटी में पैसा लगाना है, रिस्क मैनेजमेंट करना एंड क्लाइंट को रिपोर्ट करना। ठीक है, तो अभी मेरे बच्चे हम लोगों ने 5 कर लिया, मर्चेंट बैंकर, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, शेयर ट्रांसफर एजेंट, रजिस्ट्रार टू इशू, स्टॉक ब्रोकर्स एंड पोर्टफोलियो मैनेजर्स। आई होप ये 5 आपको बड़ी तरीके से समझ आए होंगे, राइट? कौन होता है? जिसकी कस्टडी में सिक्योरिटीज पड़ी होती हैं, उसे क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? कस्टोडियन। उसे क्या बोलते हैं? कस्टोडियन। तो कस्टोडियन की रेगुलेशन कौन सी है? सेबी कस्टोडियन रेगुलेशन 1996। कौन सी है मेरे बच्चे? सेबी कस्टोडियन रेगुलेशन 1996। नेटवर्थ 75 करोड़ या उससे ज्यादा। अ कस्टोडियन इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट सेफगार्ड्स एंड होल्ड सिक्योरिटीज ऑन द बेनिफिट्स ऑफ द क्लाइंट। क्लाइंट के बेनिफिट में जो सिक्योरिटी होल्ड करता है उसको बोलते हैं कस्टोडियन। अच्छा, कस्टोडियन का रोल क्या है रजय? सेफ कीपिंग ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ क्लाइंट, ताकि क्लाइंट की जो सिक्योरिटीज है वो सेफली पड़ी रहे। ओपनिंग सेपरेट अकाउंट फॉर ईच क्लाइंट, हर क्लाइंट के लिए अलग अलग अकाउंट खुले। मेंटेन द कॉर्पस ऑफ द क्लाइंट, क्लाइंट के बिहाफ पे सिक्योरिटीज जो है मैनेजेबल हो एंड सिक्योरिटीज की क्या करे? रजिस्ट्रेशन। ये किसका काम है? कस्टोडियन का। लास्ट अटेम्प्ट में, आई गेस यस, लास्ट अटेम्प्ट में कस्टोडियन पूछा गया है कि कस्टोडियन क्या होता है। सेबी कस्टोडियन रेगुलेशन 1996, नेटवर्थ क्राइटेरिया, कस्टोडियन क्या होती है, कस्टोडियन की डेफिनेशन, और उसके बाद मेरे बच्चे उसके रोल्स एंड फंक्शंस। उसके बाद क्या आते हैं? उसके रोल्स एंड फंक्शंस। चले जी आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। सो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर कौन होता है मेरे बच्चे? इन्वेस्टमेंट एडवाइजर इज अ इंटरमीडिएरी जो सेबी से रजिस्टर्ड है। याद रखना, जगह से कहीं और से आपको एडवाइस आ रही है तो आप उसे इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं बोलोगे, सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। मतलब जो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग करने में हेल्प करता है, जो आपको ये बताता है कि पैसा कहां कहां कैसे कैसे आप लगा सकते हो, आपका फाइनेंशियल गोल क्या है, उसे हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। कौन सी रेगुलेशंस लगती हैं? सेबी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर रेगुलेशन 2013। नेटवर्थ एज प्रिस्क्राइब्ड बाय सेबी। एन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर इज अ पर्सन और इज अ एंटिटी हु प्रोवाइड्स एडवाइस ऑन द इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज, जो बेसिकली आपको इन्वेस्टमेंट की कैसे कैसे कहां कहां इन्वेस्ट करनी है इस पर एडवाइस दे रहा है। अच्छा, रोल्स क्या है मेरे बच्चे? सबसे पहला तो आप
चेक कर रहे हो क्लाइंट का पोर्टफोलियो, मैनेज कर रहे हो क्लाइंट का पोर्टफोलियो, उसे इन्वेस्टमेंट एडवाइस दे रहे हो, यस और नो, फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हो, रिस्क असेसमेंट देख रहे हो और क्लाइंट के पोर्टफोलियो को समझ रहे हो, दैट इज अंडरस्टैंडिंग क्लाइंट्स पोर्टफोलियो। मैम ये तो बड़े इजी इजी है। एग्जैक्टली रजे, काफी कुछ मुश्किल नहीं है, बड़ा इजी है। उसके बाद रिसर्च एनालिस्ट, सेबी रिसर्च एनालिस्ट रेगुलेशन 2014, दोबारा सेबी रिसर्च एनालिस्ट रेगुलेशन 2014, नेटवर्थ डिपॉजिट सच सम एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय सेबी। ना तो रिसर्च एनालिस्ट की कोई नेटवर्थ है, ना ही इन्वेस्टमेंट बैंकर की कोई नेटवर्थ है, ठीक है। तो मतलब एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द सेबी। रिसर्च एनालिस्ट कौन होता है? जो स्टॉक्स में रिसर्च करता है और फिर बाय और सेल ऑर्डर रिकमेंड करता है। इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट वो होता है जो आपके अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट बताता है, जो आपका पोर्टफोलियो समझता है, जो प्लानिंग में आपकी हेल्प करता है। बट रिसर्च एनालिस्ट वो होता है मेरे बच्चे जो एक पर्टिकुलर शेयर के बारे में, एक पर्टिकुलर कंपनी के बारे में स्टडी करता है और उसके बाद बताता है कि ये लेना चाहिए या ये नहीं लेना चाहिए, एक जर्नल ओपिनियन। A research analyst is a person or entity who analyzes and scrutinizes and provide the reports and recommendation or opinion for shares. Market research करता है, yes or no? कंपनी की एनालिसिस करता है, सिक्योरिटीज को वैल्यूएट करता है, रिपोर्ट बनाता है, रिकमेंडेशन देता है अबाउट बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज। तो दोबारा रिसर्च एनालिस्ट का क्या रोल है? मार्केट का रिसर्च करता है, यस और नो, कंपनी की प्रॉपर एनालिसिस करता है, वैल्यूएशन करता है सिक्योरिटीज की, रिपोर्ट को प्रिपेयर करता है और क्या देता है? रिकमेंडेशन देता है। क्या देता है मेरे बच्चे? रिकमेंडेशन। अच्छा, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, एज द नेम सजेस्ट, जब बाहर वाला कोई इंसान इंडिया में अपना पैसा इन्वेस्ट करता है उसे क्या बोलते हैं? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। नेटवर्थ इज नॉट स्पेसिफाइड, सेबी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर रेगुलेशंस लगती हैं। एफपीआई इज द इन्वेस्टर आउटसाइड इंडिया, जो इंडिया की सिक्योरिटीज में क्या करता है? इन्वेस्ट। ठीक है, तो यहां तक मेरे बच्चे इंटरमीडिएरीज की बात आती है। अब सुनना, अब वैसे तो कायदे से हमें इसमें इंटरमीडिएरीज के बारे में ही पढ़ना है, लेकिन देखो कुछ और टॉपिक्स भी हैं इस चैप्टर में एंड वी नेवर नो कि कब क्या आ जाए, राइट? तो हम जो और थोड़े से एडिशनल टॉपिक्स है रजे, एक बार उनको भी पढ़ लेते हैं सो दैट हमारा हर चैप्टर जो है वो बढ़िया से तय हो जाए। अब देखो पार्ट ए की अगर आप चैप्टर्स की बात करो तो दीम आर मोर लाइक रीडिंग, बट वो स्कोरिंग बहुत है, ठीक है। तो हमें ना इस बात पे बिल्कुल भी उन चीजों को छोड़कर नहीं जाना। अब जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, अब अगर मैं आपकी बात करती हूं, सुनना, अगर रजे इफ आई टॉक अबाउट जर्नल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है, जर्नल रूल्स वैसे अलग अलग है, ठीक है, वैसे सबके अलग अलग है, बट इतनी आप जर्नल जो पॉलिसीज हैं, जर्नल रूल्स हैं, ये आप याद ही नहीं रखोगे। तो कुछ 4-5 जर्नल रूल्स वगैरह है मेरे बच्चे जो आप याद रख सकते हो। देखो करवाने को तो हम सब करवा सकते हैं, बट द थिंग आपसे याद नहीं रखा जाएगा क्योंकि ऑलरेडी आपको नेटवर्थ याद रखनी है, आपको रेगुलेशंस याद रखनी है, आपको उनके काम याद रखने हैं। तो एक बार जो जर्नल ऑब्लिगेशंस है ना, एक काम करते हैं, हम कुछ ऐसी 4-5 जर्नल ऑब्लिगेशंस निकालते हैं जो कि हर किस्म के इंटरमीडिएरी को फुलफिल करनी ही करनी है। जर्नल लो ऑब्लिगेशंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अच्छा, क्या मैं बोल सकती हूँ हर मर्चेंट बैंकर को अबाइड करना है कोड ऑफ कंडक्ट? अच्छा, ये मर्चेंट बैंकर को नहीं, इंटरमीडिएरी को भी करना रहेगा, हर इंटरमीडिएरी को करना रहेगा, यस और नो? तो मैंने यहां लिख दी थी एवरी इंटरमीडिएरी। सो द अब इसको किस तरीके से पढ़ेंगे? एवरी इंटरमीडिएरी शेल अबाइड बाय कोड ऑफ कंडक्ट। कैसे पढ़ सकते हैं? एवरी इंटरमीडिएरी शेल अबाइड बाय कोड ऑफ कंडक्ट। उसके बाद नो इंटरमीडिएरी शेल कैरी एनी बिजनेस अदर देन दैट इन द सिक्योरिटीज मार्केट। कि मतलब आप सिक्योरिटीज मार्केट के अलावा आप कोई भी बिजनेस अपना नहीं करोगे। Every intermediary shall keep and maintain the books of accounts, records and documents. Every intermediary shall furnish
टू सेबी हाफ ईयरली अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स, या हाफ ईयरली हटा करके एवरी इंटरमीडियरी शेल फर्निश टू द सेबी द फाइनेंशियल रिजल्ट्स, यस और नो। ये जर्नल ऑब्लिगेशंस है, ठीक है। हर इंटरमीडियरी को कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना है, अपनी रिस्पेक्टिव रेगुलेशंस फॉलो करनी है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, सेबी को सारी की सारी चीजें जो है, जो इंफॉर्मेशन है वो देनी है। उसके बाद कोई भी ऐसा बिजनेस कैरी नहीं करना जो सिक्योरिटीज मार्केट के इंटरेस्ट में ना हो, मतलब उसके अलावा। अच्छा, अगर हम मर्चेंट बैंकर वाले को देखते हैं अलग, तो मर्चेंट बैंकर को बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनानी है फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 5 years। एवरी मर्चेंट बैंकर एक्टिंग एज ए अंडरराइटर शेल एंटर इनटू एग्रीमेंट विद ईच बॉडी कॉर्पोरेट, जिसके लिए भी वो अंडरराइटिंग कर रहा है। उसके बाद जैसे रजिस्ट्रार शेयर ट्रांसफर पे आ जाओ, तो देखो अबाइड बाय कोड ऑफ कंडक्ट, ये तो जरूरी है, ठीक है। उसके बाद आप आउटसाइड सिक्योरिटीज मार्केट डील नहीं कर सकते, चलो जी ठीक है। मेंटेन करना है प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, चलो जी ठीक है। उसके बाद इनको बुक्स प्रिजर्व करके रखनी है फॉर अ पीरियड ऑफ 8 years, राइट। जो शेयर ट्रांसफर एजेंट्स हैं उनको बुक्स प्रिजर्व करके रखनी है फॉर अ पीरियड ऑफ 8 years। मर्चेंट बैंकर को करनी थी फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years, ठीक है। चलो उसके बाद बैंकर टू इशू में आ जाओ। बैंकर टू इशू में भी यही होगा, रुको। शेल अबाइड बाय कोड ऑफ कंडक्ट, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना है, सेबी को इंफॉर्मेशन देनी है जब भी सेबी इंफॉर्मेशन मांगे तो, ठीक है। अब ये सारी ऐसी चीजें हैं मेरे बच्चे जो हर एक इंटरमीडिएरी पे लग रही है, बट इट इज नॉट पॉसिबल टू फॉर यू कि आप हर एक इंटरमीडिएरी की अलग से याद करो। तो आप 4-5 अगर जर्नल भी कर लोगे ना भाई, तो आपका काम सॉर्ट हो जाएगा। एंड आई विल एडवाइज यू कि आप वही करो 4-5 की, ठीक है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करनी है, कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना है, सिक्योरिटीज मार्केट के अगेंस्ट कुछ भी नहीं करना, कंपनी के साथ एग्रीमेंट करना है, ठीक है, सारी रेगुलेशंस को फुलफिल करना है, लाइक दिस। उसके बाद रिस्ट्रिक्शन इन हैविंग एसोसिएशन विद सर्टेन पर्सन। लॉ मेकर कह रहा है शिवानी देख, अगर कोई भी एक सेबी रजिस्टर्ड इंटरमीडिएरी है तो वो किसी ऐसे पर्सन के साथ एसोसिएट नहीं हो सकता जो बाय और सेल एडवाइस दे रहा है विदाउट बीइंग रजिस्टर्ड विद सेबी। मतलब आप अपने आप को किसी भी ऐसे पर्सन के साथ एसोसिएट नहीं कर सकते हु इज नॉट रजिस्टर्ड विद द सेबी बट हु इज मेकिंग बाइंग रिकमेंडेशन, सेलिंग रिकमेंडेशन, और हु इज गिविंग एडवाइजेस, राइट। आइए देखो क्या लिखा, नो पर्सन रेगुलेटेड बाय सेबी और एजेंट ऑफ सच पर्सन शेल हैव डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एसोसिएशन विद अनदर पर्सन हु प्रोवाइड्स एडवाइस or recommendation directly or indirectly in relation to securities unless the such person is registered with SEBI or makes any claim of returns or performance in respect of securities unless such person has been permitted by SEBI। मतलब अगर कोई एक इंसान जो एडवाइस दे रहा है सिक्योरिटीज लेने की, खरीदने की, बेचने की, उसके साथ आप एसोसिएट नहीं हो सकते। और एक इंसान जो क्लेम कर रहा है कि इतना रिटर्न वो देगा, उसके साथ आप एसोसिएट नहीं हो सकते। बट इट शेल नॉट अप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ एसोसिएशन थ्रू अ डिजिटल प्लेटफॉर्म, थ्रू व्हाट, अ डिजिटल प्लेटफॉर्म। और आप ये इंश्योर करोगे कि अगर कोई पर्सन भी सेबी रजिस्टर्ड है और उसका एजेंट इन लोगों के साथ एसोसिएटेड ना हो, अगर होता है तो फिर एक्शन लिया जाएगा, आ सकता है। और एक ही भी इंपॉर्टेंट है, यूसेज ऑफ एआई, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक नया कंसेप्ट है, माइट भी पॉसिबल आपसे एग्जाम्स में पूछ ले। देखो लॉ मेकर कह रहा है शिवानी, अगर एआई यूज कर रहे हो ना तो उससे रिलेटेड जो भी रिजल्ट आएगा उसके लिए तुम रिस्पॉन्सिबल हो, अपनी क्लाइंट की प्राइवेसी के लिए तुम रिस्पॉन्सिबल हो, लॉ की कंप्लायंस के लिए तुम रिस्पॉन्सिबल हो। उसके बेसिस पे उसने जो आपको आउटपुट दिया, उसके बेसिस पे अगर आपने कोई डिसीजन लिया तो उसके लिए भी तुम रिस्पॉन्सिबल हो। मतलब इफ एनी पर्सन, so any person who is regulated by the board uses artificial intelligence and machine learning tools, या तो उसने खुद डिजाइन किए हैं या कहीं से प्रोक्यूर किए हैं, तो मेरे बच्चे शेल बी सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्राइवेसी, सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स की प्राइवेसी के लिए, इन्वेस्टर्स की सिक्योरिटी के लिए, इन्वेस्टर की इंटीग्रिटी के लिए यू आर रिस्पॉन्सिबल। अगर
कोई भी वहां से आउटपुट आ रहा है, कोई भी क्या आ रहा है, आउटपुट आ रहा है, और उसके बेसिस पर आपने कोई डिसीजन लिया है, तो यू आर रिस्पॉन्सिबल, और लॉ के कंप्लायंस के लिए भी यू आर रिस्पॉन्सिबल। अगर वायलेशन हुई तो सेबी एक्शन लेगी एज पर द रेगुलेशन। सिंपल, क्लियर है, समझ, इजी बात है, ये सुनो। उसके बाद आइए, कोड ऑफ कंडक्ट, हर इंटरमीडिएरी को कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना है, ये और नो। इन्वेस्टमेंट एडवाइस जो भी होगी वो आप तभी दोगे जब आप रजिस्टर्ड हो विद सेबी। देखो, एन इंटरमीडिएरी, उसके डायरेक्टर्स, उसके ऑफिसर्स और उसके एम्प्लॉयज और केएमपी शेल नॉट रेंडर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एनी इन्वेस्टमेंट अबाउट advise about any securities in the publicly accessible media, whether real time or not real time, unless a disclosure of his interest, including long or short position in the said securities, has been made while rendering such advice। देखो, अगर आप रजिस्टर्ड हो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर तो वो अलग बात है, बट अगर बाकी सब सिनेरियो है, अगर कोई इंटरमीडिएरी है, उसका डायरेक्टर है, ऑफिसर है, एम्प्लॉय है, केएमपी है, तो आप कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दोगे। अगर आपको देनी है तो सबसे पहले आपको ये बात डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। आपको ये बात क्या करनी पड़ेगी मेरे बच्चे? डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। उसके बाद इन्वेस्टमेंट जर्नल ऑब्लिगेशंस, ठीक है, आ जाइए। उसके बाद एक और सिचुएशन आ सकती है मेरे बच्चे, क्या सिचुएशन? हमने बोला था कि यार देखो, आप जब सेबी के पास रजिस्टर्ड हो जाओगे ना, तभी आप एज ए इंटरमीडिएरी काम कर पाओगे, यस और नो, ये हमने बोला था। अब कब कब जो सेबी है वो आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकती है। क्या पढ़ रहे हैं? कब कब सेबी आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकती है। तो हमने बोला एनी एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट विच इज नॉट कंप्लीट, आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं है, आपकी एप्लीकेशन में वो एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है जो सेबी ने बोली थी, आपकी एप्लीकेशन इनकरेक्ट है, फॉल्स है या मिसलीडिंग है, जो एप्लीकेंट है वो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं कर रहा, एप्लीकेंट इज नॉट अ फिट एंड प्रॉपर पर्सन, और प्रिंसिपल ऑफिसर के पास जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए थी वो क्वालिफिकेशन नहीं है, तो इन सारे के सारे सिनेरियोज में आपकी एप्लीकेशन क्या हो जाएगी मेरे बच्चे? रिजेक्ट। आपकी एप्लीकेशन क्या हो जाएगी? रिजेक्ट। रिजेक्ट होती है तो ठीक है, अदरवाइज आपको क्या मिल जाएगा? सर्टिफिकेट। अच्छा, क्या सेबी बोल सकता है कि शिवानी ये सर्टिफिकेट तो ले ले, सुन ये सर्टिफिकेट तो ले ले, लेकिन कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस तुझे फॉलो करनी पड़ेंगी? द आंसर इज यस, सेबी ये भी बोल सकता है। उसके बाद कंडीशंस ऑफ अ सर्टिफिकेट, एनी सर्टिफिकेट ग्रांटेड बाय सेबी टू एन इंटरमीडिएरी has to be subject to the condition that where the intermediary propose to change its status or constitution, it has to obtain prior approval of SEBI। लॉ मेकर कह रहा है सेबी का जो सर्टिफिकेट है उसमें कुछ भी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हो सकती है, जैसे कि अगर इंटरमीडिएरी को अपना स्टेटस चेंज करना है, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना है, तो सेबी से अप्रूवल लेनी पड़ेगी, कुछ फीस पे करनी पड़ेगी जैसा सेबी बोलेगी, जो सेबी ने डायरेक्शंस दी हैं वो फॉलो करनी पड़ेंगी, रेगुलेशन 4 जो है उसको फॉलो करना पड़ेगा, हमेशा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा। मतलब सेबी टर्म्स एंड कंडीशंस लगा सकती है, सेबी क्या कर सकती है? टर्म्स एंड कंडीशंस लगा सकती है। डीम्ड अप्रूवल, डीम्ड अप्रूवल में क्या बोला? अ रिक्वेस्ट फॉर अप्रूवल विच इज कंप्लीट हैज टू बी डिस्पोज्ड ऑफ बाय सेबी विद इन अ पीरियड ऑफ 60 डेज। अगर 60 डेज में सेबी का अप्रूवल नहीं आता है, कुछ भी कम्युनिकेट नहीं होता है, तो हम मान लेते हैं अप्रूवल मिल गया। देखो, अगर एप्लीकेशन कंप्लीट है तो, इफ एप्लीकेशन इज नॉट कंप्लीट तो क्या सेबी बोल सकती है कि भाई मेरे को 60 दिन से ज्यादा का टाइम लगेगा, एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं है? द आंसर इज यस। बट इफ एप्लीकेशन इज कंप्लीट तो देन 60 दिन के अंदर सेबी को खत्म करना रहेगा। सेबी नहीं कर पा रही है तो मेरे बच्चे मान लेंगे डीम्ड अप्रूवल, ठीक है। अगर मान लो आपने ग्रांट, सेबी ने ग्रांट नहीं किया रिफ्यूजल, या फिर मतलब सॉरी सर्टिफिकेट ग्रांट नहीं किया, या फिर मेरे बच्चे जितने टाइम के लिए ग्रांट किया था वो एक्सपायरी हो गया, तो अब वो एज इंटरमीडिएरी काम नहीं करेगा, अब वो एज इंटरमीडिएरी काम नहीं करेगा, ठीक है।
और अब इस चैप्टर में एक लास्ट बचता है ऑडिट। देखो, हर इंटरमीडिएरी को लॉ मेकर कहता है कि इंटरनल ऑडिट करवाना ही करवाना है। कुछ को एनुअल ऑडिट करवाना है, कुछ को इंटरनल ऑडिट करवाना है। इसके इतने ज्यादा चांसेस नहीं है पेपर में आने के, बट वी नेवर नो कि क्या हमारे एग्जाम्स में आ जाए, तो हम इसे भी करेंगे। इंटरनल ऑडिट ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजर, ठीक है, आ जाओ। इंटरनल ऑडिट करवाना है बाय अ प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। बाय व्हाट? प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। जो भी रिपोर्ट होगी वो पोर्टफोलियो मैनेजर का जो बोर्ड है उसको सबमिट होगी। सिंपल सी बात, पोर्टफोलियो मैनेजर जो भी काम करेंगे उसमें ड्यू डिलिजेंस यूज करेंगे। पोर्टफोलियो मैनेजर्स सेबी को क्या करेंगे? रिपोर्ट करेंगे। एंड जैसे ही फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है 30 दिन के अंदर अंदर सेबी को उनकी जो इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट है वो पहुंच जानी चाहिए। सीएस करेगा, ठीक है। जैसे ही आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा 30 दिन के अंदर अंदर आप अपनी इंटरनल ऑडिट की रिपोर्ट किसको दे दोगे राजेश? सेबी को। और उसके बाद इंटरनल ऑडिट ऑफ स्टॉक ब्रोकर्स एंड इंटरनल ऑडिट ऑफ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कौन करेगा? सीएस करेगा। जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है इनकी होगी हाफ ईयरली, मतलब साल में 2 बार, ठीक है। रिपोर्ट टू बी सबमिटेड विद इन 2 months ऑफ हाफ ऑफ कैलेंडर ईयर। जैसे ही कैलेंडर ईयर खत्म हुआ उसके 2 महीने के अंदर अंदर जो आपकी इंटरनल ऑडिट की रिपोर्ट है वो सेबी के पास जमा हो जाएगी। एंड इंटरनल ऑडिट ऑफ स्टॉक ब्रोकर्स, ट्रेडिंग मेंबर्स, क्लियरिंग मैकेनिज्म्स कौन करेगा मेरे बच्चे? सीएस इन प्रैक्टिस। कौन करेगा? सीएस इन प्रैक्टिस। हाफ ईयरली बेसिस पे होगी। ये भी किस पे होगी? हाफ ईयरली बेसिस पे। ब्रोकर्स की भी हाफ ईयरली बेसिस पे होगी, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज की भी हाफ ईयरली पे होगी। क्लियर है? उसके बाद इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को क्या करना है? कंप्लायंस ऑडिट, ठीक है। क्या करना है मेरे बच्चे? कंप्लायंस ऑडिट। ईयरली ऑडिट रहेगा। जैसे ही साल खत्म होगा 6 महीने के अंदर अंदर रिपोर्ट सबमिट करनी है। मतलब इंटरनल ऑडिट ऑफ ब्रोकर, इंटरनल ऑडिट ऑफ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हाफ ईयरली होगा। इंटरनल ऑडिट हमने ऊपर कौन सा किया था एक बार देख ले, ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजर्स, ये कैलेंडर ईयर के 30 दिन के बाद होगा, मतलब ईयरली होगा। कंप्लायंस ऑडिट ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकर, ये भी आपका 6 महीने में होगा। एनुअल ऑडिट ऑफ रिसर्च एनालिस्ट, एनुअल है तो मतलब ये साल में एक ही बार होगा। इंटरनल ऑडिट ऑफ रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट, ये भी एनुअल बेसिस पे होगा। कौन करेगा? क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी। क्लियर है? ऑडिट के चांसेस जो हैं वो डीबी वाले में ज्यादा है आने के, इसमें कम है। देखो बट अगेन वी नेवर नो कि कब क्या आ जाए, तो ये ऑडिट वाला पार्ट एक बार आप पढ़कर चले जाएंगे। एक बार हम दोबारा से रिवाइज भी कर लेते हैं। पोर्टफोलियो मैनेजर को इंटरनल ऑडिट करवाना है, सीएस करेगा, यस और नो। इसकी रिपोर्ट सेबी को जाएगी जैसे कैलेंडर डेज, जैसे आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ उसके 30 कैलेंडर डेज के अंदर अंदर। ब्रोकर्स का इंटरनल ऑडिट साल में 2 बार होगा, सीएस करेगा। इंटरनल ऑडिट फॉर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी साल में 2 बार होगा। जैसे ही ईच हाफ खत्म होगा उसके 2 महीने के अंदर अंदर इनकी रिपोर्ट सेबी के पास जाएगी। कंप्लायंस ऑडिट ऑफ इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, ये भी साल में 2 बार होगा। एनुअल ऑडिट ऑफ रिसर्च एनालिस्ट, ये 1 बार होगा। इंटरनल ऑडिट ऑफ रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट, ये भी 1 बार होगा। अच्छा, अब इसमें लिखकर क्या आना है? ऑब्वियसली रिपोर्ट्स में यही देखा जाएगा ना कि आपने कंप्लायंस किया या नहीं, वही एज इट इज आपको इसमें लिखकर आना है। क्या यहां तक क्लियर है? आई होप मेरे बच्चे यहां तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हमने कंप्लीट अपना इंटरमीडिएरी वाला चैप्टर करा है एंड आई होप आपको बहुत 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 बढ़िया तरीके से समझ आया होगा। यार अगर कोई भी दिक्कत है तो जरूर 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 बताना। थैंक यू सो 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 मच मेरे बच्चे, आई होप आपको समझ आया होगा। कोई भी इशू है तो यू कैन ऑलवेज 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 रीच आउट टू मी। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, आई लव यू।